डॉक्टर जय सिंह साहब, जिनसे हम पूरी लंबी चर्चा करेंगे, जो कि कोलख 14201 अगेती किस्म के ब्रीडर भी हैं। एक लंबा अनुभव है गन्ने की किस्मों के विकास के बारे में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कोलख 14201 और कोसा 14233 के बारे में। आदरणीय निदेशक महोदय, सर आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, वर्तमान में जो ये एक संकट आया हुआ है, वो संकट है को 0238 में लाल सड़न रोग के कारण किसानों के कई खेत सूख रहे हैं। ये जो हाल ही में अभी 2 किस्में रिलीज हुई हैं, कोलख 14201 और कोसा 14233। अगर हम बात करें तो ये किस्में किस रूप में हमारे ये किसान भाइयों के लिए मददगार साबित होंगी? देखिए, जब किसान भाई किसी एक ही किस्म को जी ज़्यादा मात्रा में लगा देंगे तो एक रोग का सिद्धांत है कि तीनों को रहना है, रोग को भी रहना है, आपके जो फसल है उसको भी रहना है। तो रोग और फसल जब सही वातावरण पा जाते हैं तो उनके अंदर एक रिएक्शन इस्टेब्लिश होता है। जी। अब क्या हुआ कि ये किस्म जो है 229 जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा दी गई। जी। करीब 86% एरिया में लग गई। बचा कितना? 14% में दूसरी अपनी किस्में हैं। दूसरी किस्में 86% एरिया को कैसे संभालेंगी? कोई भी समझिए, करीब मैं 5-6 साल से कह रहा था कि जब भी कोई दिक्कत आएगी तो सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होगी कि 14% एरिया में जो गन्ना उपलब्ध है उससे हम 86% एरिया में जो वैरायटी है उसकी पूर्ति कैसे रिप्लेस उसको कर। और दूसरी इसमें एक बात होती है कि गन्ना जो है ऐसी फसल नहीं है कि आप अपने मोटरसाइकिल पर लेके, साइकिल पर या कहीं से लेके थोड़ा सा चले गए। इसको ढोने के लिए आपको कोई न कोई वाहन की उपलब्धता चाहिए, उसके बगैर आप ले नहीं जा सकते। 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए 2.5 एकड़ के लिए करीब 60 कुंटल के आसपास गन्ना चाहिए आपको। ये गन्ना आप ट्रक के बगैर, ट्रैक्टर ट्राली के बगैर ले नहीं जा सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल का क्षण आ गया है, क्योंकि बहुत बड़ी एरिया जो मध्य भारत है, यद्यपि पश्चिम में भी इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य भारत से लेकर और पूर्वी भारत तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये जो वैरायटी तो बहुत जगह फैल गई थी। ये तो हरियाणा, पंजाब सब जगह फैल गई थी, ज़्यादा उपज देने वाली थी और चीनी भी ज़्यादा दे रही थी, तो फैल भी ज़्यादा गई। लेकिन इसके कारण ये हुआ कि जब इसमें रोग आया तो ये ज़्यादा मात्रा में आया। रोग यद्यपि इसमें थोड़ा थोड़ा कई साल से देखा जा रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन चूँकि एरिया बढ़ती गई और ज़्यादा यही वैरायटी बार बार लग रही है, तो इसके कारण भी 2 हैं। एक तो एक ही किस्म लग रही है, दूसरा कारण ये है कि बहुत से किसान गन्ना करके फिर उसी खेत में गन्ना कर देते हैं। और जो रेड राट का जो फंगस है, जो जिसके कारण ये पैदा होता है, ये गन्ने की जड़ों में रहता है। तो चूंकि गन्ने की जड़ों में रहता है, सैप्रोफिटिक नेचर, इसका मतलब मरी हुई चीज़ों पर भी सर्वाइव करता है ये। तो इसके कारण क्या होता है कि जब ये ठूंठे खेत में रहती हैं और जब हम अगली फसल लगाते हैं तो वहीं से ये फिर वापस आ जाता है और हमारी जो स्वस्थ फसल है उसको भी ये बीमार बना देता है। तो बेहतर तो ये होगा कि क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए। अगर आपने गन्ना बो के गन्ना आपने मई में सप्लाई किया, अधिकतम मई के बाद अगर एक फसल आप धान की ले लें उस खेत में, तो चूंकि धान नॉर्मली पलेवा करके बोया जाता है, तो जो कुछ भी ठूंठ रहेगी वो सड़ जाएगी 3-4 महीने में और इसका फंगस ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें आप गन्ने की खेती करिए, चाहे 229 लगाइए या अपने पसंद की कोई भी किस्म लगाइए। तो एक कारण सर ये भी कहा जा सकता है कि हम लगातार गन्ने पे गन्ना करते गए और एक ही किस्म को लगाते गए, तो जो इस रोग को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा एक माध्यम मिलता चला गया। रोग ये एक ही खेत में हम गन्ने पे गन्ना लगाते गए, गन्ने पे खेत नहीं बदले हम। जबकि फसल चक्र अपनाने से न सिर्फ इस रोग से मुक्ति मिलती, बल्कि फसल चक्र में अगर आप दलहनी, तिलहनी और अन्न की फसलें लेंगे तो इस तरीके से क्या होगा कि एक तो इसका स्टेबल सड़ जाएगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके खेत को दूसरी फसलों से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, उनके बायोमास उसमें सड़ जाएंगे, तो बीच में एक गैप आ जाता है।
तो हमको एक तरीके से इस फंगस को धोखा देना है। ये समझ न पावे कि ये फसल जिस पर हमको जिंदा रहना था ये गई कहाँ, तो इससे हमको निजात मिल सकती है, एक चीज़ है। दूसरा ये है कि कोई वैरायटी चाहे कितनी अच्छी हो वो सदा के लिए नहीं रहती है। नई किस्में इवाल्व होती रहती आती रहती हैं, नई किस्मों के प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं, समय लगता है किसान के खेत में पहुंचने से। इसलिए मैं बराबर किसान को एडवाइस देता हूं कि आपके किसी चीनी मिल क्षेत्र में 8 से 10 किस्में होनी चाहिए। बिल्कुल, अर्ली की भी होनी चाहिए, मिड लेट की। अब ये और बात है कि थोड़ा पहले, अभी तो नहीं, अभी साल भर 2 साल से विभाग ने पर्ची की सप्लाई चालू कर दी है। पहले ये चीनी मिलों के द्वारा होता था और वो नॉर्मली इस बात के लिए थोड़ा सा दबाव बनाती थी कि केवल अर्ली वैरायटी लगाई जाए। अभी विभाग इस पर काम करेगा और देखेगा कि हमको अर्ली और सामान्य दोनों लगानी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो सामान्य फसल है, जो सामान्य किस्में हैं, उनमें भी अब जो किस्में आ रही हैं उनमें शुगर का लेवल बहुत अच्छा होता है, तभी वो किस्में रिलीज होती हैं, नहीं तो उसके पहले उनको रिलीज नहीं किया जाता। इस तरीके से जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास विभिन्न ग्रुप की फसलें होंगी, विभिन्न तरह की होंगी, वो अलग अलग उनके जेनोटाइप होंगे, तो इस रोग से ग्रसित होने की संभावना क्षीण हो जाती है। और अगर ये रोग आया तो एक पर्टिकुलर किस्म में करेगा, वो समझो कि आपके एरिया में 10% वो फसल है, वो किस्म है, तो 10% में भी संभावना रहती है कि 1 या 2% आने की, तो इसको बहुत अच्छे से काबू किया जा सकता है। सर इसमें जो अभी अगर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी जो आपके निर्देशन में जो कोलक्स 14201 अगेती किस्म विकसित हुई है, रिलीज हुई है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम 0238 के विकल्प के रूप में किसान भी इसको देख रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि किसानों को एक अच्छा विकल्प मिलने जा रहा है कोलक्स 14201 के रूप में, अगेती किस्म के रूप में। हाँ, निश्चित रूप से ये किस्म जो रिलीज की गई है ये करीब 2014 में ये टेस्टिंग में आई थी, और जिस साल टेस्टिंग में आती है, मैं अपने जो किसान भाई या और चीनी मिल के प्रतिनिधि या जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि किस्मों के नाम जो होंगे वो 5 डिजिट में होते हैं। पहला जो है, पहला 2 डिजिट, जैसे इसकी मैं बात करूँगा 14201, कोलक 14201, तो 14 का मतलब होता है ये किस्म जो है परीक्षण के लिए 2014 में स्वीकार की गई थी। और अगर कोई गन्ना लखनऊ से विकसित किया गया होगा तो उसका नंबर 201 से लेकर 210 में होगा। इसका मतलब 14201 का मतलब कि ये 2014 में स्वीकृत की गई थी परीक्षण के लिए। 201 बताता है कि ये क्लोन लखनऊ का होगा। ऐसे ही अगर पंजाब का कोई क्लोन है तो अंतिम 3 डिजिट जो होगी 211 से लेके 220 होगी। अगर पंतनगर यूनिवर्सिटी की कोई किस्म होगी तो 221 से लेके 230 होगी। शाहजहांपुर की किस्म होगी तो वो 231 से लेके 250 होगी। इसी तरीके से हर जगह के लिए अलग अलग डिनोमिनेशन बना है। अब आते हैं इस किस्म के ऊपर, तो ये एक अर्ली की किस्म है। जैसा कि आप देख सकते हैं गन्ना पूरी तरीके से हरे रंग का है। ये मार्च के महीने में ये फसल लगाई गई थी और कुल मिला के अगर इसको देखा जाए तो ये लगभग 7 साढ़े 7 महीने की फसल है। फाइनली ये फरवरी में जाके ये हार्वेस्ट होने के लिए तैयार होगी। इस फसल की इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है, एक तो ये गन्ना सीधा खड़ा रहता है, गन्ना ठोस है और गन्ना धीरे धीरे ग्रो होने के कारण एक तो ये गन्ना इसका मध्यम मोटाई का और ठोस गन्ना है। गन्ना गिरता नहीं है, सबसे अच्छी विशेषता इसकी जो विशेषता है, क्योंकि कई बार किसान भाई इतना इनपुट लगाते हैं, बढ़वार हो जाती है, लेकिन गन्ना गिर जाता है। इस केस में ये है कि गन्ना गिरता नहीं है। ये अभी यहाँ देखिए, यहाँ तो बधाई भी इन लोगों ने कर दिया, जबकि मैंने मना किया था कि अगर इसको न भी बांधा जाए तो ये गन्ना गिरता नहीं है। और दूसरी एक और बहुत अच्छी विशेषता है जो लगभग हर किसान की ज़रूरत होती है, इसकी पेड़ी। जैसे इसकी बावक की फसल है, जैसे इसका पौधे की फसल है गन्ने की, उसी तरीके से इसकी पेड़ी आती है। ऐसा नहीं है कि पेड़ी में इसकी उपज घट जाए, पेड़ी में भी इतनी ही उपज प्राप्त होगी। हो सकता थोड़ा बहुत कम रहे, लेकिन ठीक से देखभाल किया जाए
तो पेड़ी में भी इसकी वही उपज रहती है जो पौधे के रूप में रहती ये है। बड़ी अच्छी इसकी विशेषता है, क्योंकि पौधे के साथ साथ पेड़ी की फसल जो है उसमें करीब 20-25% लागत किसान की कम आती है। तो उसमें पेड़ी के रूप में भी ये अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छी किस्म, जिससे पेड़ी रैटून के हिसाब से बहुत अच्छी किस्म ये देखी जाएगी। सर, जब भी कोई किस्म रिलीज होती है तो उसको दो दृष्टिकोण से देखा जाता है, कि उपज के हिसाब से और चीनी पत्ते के हिसाब से, क्योंकि किसान का सीधा संबंध उपज से होता है और चीनी मिलों का सीधा संबंध चीनी पत्ते से होता है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो ये किस्म को हम कहाँ पाते हैं, कोलक 14201 को उपज और चीनी पत्ते के दृष्टिकोण से? जहाँ तक इसके पहले मैं बात करता हूँ इसके उपज की। उपज में ये हो सकता है कि 0-238 जितनी उपज न दे पावे जी, कुछ परिस्थितियों में, लेकिन जब मैं इसको नेट प्रॉफिट के तौर पर देखता हूँ, मतलब इस किस्म को लगाने से किसान को फ़ायदा क्या होगा जी, तो उसको 3 फायदे होंगे। एक तो उपज उसको ऑलमोस्ट 238 जैसी मिलेगी जी। दूसरा, इस किस्म का जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन जमाव अगर बेहतर है तो समझिए कि आधा काम तो वो हो अपने गया, आप हो गया, आधा काम हो गया। तीसरा, ये गन्ना ठोस है और ये गन्ने में वजन अच्छा निकलता है। पहले इसी तरीके की एक किस्म थी कोसा 8436 जी जी, ये उसी तरीके का इसका अगर ऊपर का आप अंगोला देखेंगे इसकी पत्तियां तो भी कुछ इसी हाँ, तरह पत्तियां इसकी आपको खड़ी रहती हैं। और मेरा ये अनुमान है कि एक तो इसका रूट सिस्टम, इसका जड़ जो है काफ़ी गहरा होता है जी, रूट सिस्टम इसका गहरा होता है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो ऊपर की तरफ है इसकी पत्तियां खड़ी रहने से गन्ने पर भार ज़्यादा नहीं पड़ता है। दूसरे, जो खड़ी पत्ती होती है इसको नॉर्मली मान के चला जाता कि फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी करती है ये इरेक्ट लीफ जो होती है। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ आपने सर बताई हमारे किसान भाइयों को, कि ये देखिए हिडन प्रॉफिट जो हैं, लाभ हैं। आप इसको समझिए कि इस हम देखें तो जो कंपैरेटिवली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ होती है, और अगर पत्तियां खड़ी रहती हैं तो उसमें जो लॉजिंग टेंडेंसी है वो भी कम होती है। एक और अच्छाई है कि इसकी पत्तियां खड़ी रहती हैं शुरू से ही। जी, तो आप देखेंगे कि इसी के बगल में 0-238 लगी है जी, इसको उधर से दीवार टूटी हुई थी तो इसको जानवरों ने 2 बार इसको चर लिया, जी, लेकिन इस किस्म में वो उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो चरने के लिए आते हैं तो इसकी खड़ी पत्तियां उनके नथनों में घुस जाती हैं, जिससे वो इसको प्रिफर नहीं करते किसान हैं। भाई इससे के नुकसान से भी बचेंगे, इस तरह के नुकसान ये से। है। और दूसरी प्रॉफिट ये है इसका, दूसरा अच्छा ये है कि उस दिन जब फार्मर्स की विजिट हो रही थी तो उस दिन लोगों ने महसूस किया कि चूंकि ये गन्ना बाहर से कड़ा है जी, और भीतर से जूस से भरा है। बाहर से कड़ा इसलिए जंगली जानवर शायद इसको प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो वो सॉफ्ट केन को पसंद करेंगे। जी, भीतर से नरम है, इसके वजह से ये चूसने में बहुत अच्छा, और इसमें रस बहुत भरा हुआ है। तो आपको 50-55 लीटर के आसपास जूस मिलता है। जी, जबकि जब इस किस्म को आप क्रसिंग पर ले जाएंगे पेराई में तो 100 किलो गन्ना में से 62 से 63 किलो जूस बड़े आसानी से मिलता है। तो एक्सट्रैक्शन बहुत हाई है और जानवरों से आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो कड़ा है, चराई नहीं कर सकते हैं जानवर, क्योंकि इसकी खड़ी पत्तियां उसके नथनों में घुसने लगती हैं तो उसको पसंद नहीं आता है। पेड़ी बहुत शानदार इसकी होती है, जैसे बावग वैसे ही पेड़ी होती है। इसके अलावा जो और है कि ये खड़ी रहती है। अभी मैंने एक जल्दी ही फेसबुक पर कल ही एक वीडियो डाला था, हमारी 0118 किस्म जो कि चीनी बहुत अच्छी है, लंबी भी बहुत अच्छी होती है, जर्मिनेशन उसका जल्दी होता है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। इसके बावजूद मैंने देखा कि उसमें जब हमारे यहाँ अभी 2-3 दिन पहले सिंचाई हुई है तो वो बिना हवा चले ही वो किस्म पूरी तरीके से गिर गई है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें आप पानी लगा भी देते हैं तो ये किस्म गिरती नहीं है। और कोई किस्म अगर गिरती नहीं है तो न तो उपज की कमी होती है और ना ही चीनी पड़ता उसमें कम होता है। तो मुझे लगता है कि ये खड़ा होने के कारण इसका जो गन्ना है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। सर बताना चाहूँगा कि इस समय करीब 100 से अधिक, 125 से ऊपर लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, प्रदेश से बाहर भी। कई किसानों का ये है कि सर इसको कैसे पहचानेंगे, अच्छा 14201 को कैसे पहचानेंगे। प्रमोद कुमार जी हैं और कई लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि कैसे हम मैंने
अभी फेसबुक पोस्ट एक डाली है और कुछ ग्रुप में नहीं, हाँ फेसबुक पोस्ट पर भी किसी ने शेयर किया है। इसमें किसी भी गन्ने की किस्म को सबसे पहले तो आँखों से पहचानते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक वही देख सकते हैं आप गन्ने को। तो हम लोग ज़रा सा इधर भीतर होते हैं और यहीं पर कहीं पर देखते हैं कि एक तो देखिए इसकी पत्ती जब आप खींचते हैं तो बड़े आराम से ये पत्ती जो है आप देखेंगे कि पत्ती अलग भी हो जाती है इसकी। ये एक बड़ी जो अच्छी क्वालिटी है कि इसको छिलाई में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पत्तियाँ स्वतः छूट जाती हैं। बहुत ये आप देखते हैं इसकी पत्तियाँ बहुत ही आसानी से छूट जा रही हैं। इसका गन्ना सफ़ेद रंग का होता है, इसके ऊपर वैक्स होती है जी। ये जो देख रहे हैं ये इसके ऊपर वैक्स होती है, और वैक्स अगर हटाएंगे तो ये हरे और पीले रंग का होता है ये गन्ना जी। नॉर्मली कुछ गन्ना की किस्में ऐसी होती हैं कि जब उन पर धूप पड़ती है जी। तो उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसके कारण वो गन्ना लाल रंग का होने लगता है जी, जिसको हम लोग एंथोसाइनिन कहते हैं जी। लेकिन इस किस्म में आप देखेंगे कि इसमें इसका कलर लाल नहीं होता है, एक तो हरा रहता है। दूसरे इसकी अगर आँखों को आप देखें, अगर इसकी आँखों को आप ध्यान से देखें तो आँखों में आँख जो इसकी होती है थोड़ी गोलाकार से लेकर ओवल, मतलब अंडा जैसी होगी। इसको भ्रम होगा बार बार आपको कि ये गोला है कि अंडा है, उसी के बीच में रहती है। नॉर्मली हम इसको ओवल से बोलते हैं, अंडा जैसी। ये किसान भाई देख सकते हैं गन्ने की आँख इसकी कैसी है, ओवल शेप्ड की। ओवल मतलब कि अंडेकार हो सकती है या राउंड हो सकती है। राउंड ही कभी कभी अंडाकार दिखने लगता है और अंडाकार कभी कभी गोला दिखने लगता है जी। तो ऑलमोस्ट गोला होगा। दूसरी विशेषता इसके बगल में आप देखेंगे तो ये इसके एक पंख होते हैं आँखों के बगल में जी। इसका एक पंख होता है। ये जो दोनों साइड में ये चीज़ जो दिखाई दे रही है ये पंख है। ये हिस्सा जो है आँख के किनारे किनारे जो है, आँख के किनारे इसका ये पंख है जिसको हम लोग अंग्रेजी में बर्ड विंग बोलते हैं। ये भी एक पहचान है कि इसकी बर्ड के किनारे किनारे जो पंख हैं, इससे बर्ड जो है, बर्ड आप देखेंगे तो ये भीतर की तरफ है जी। थोड़ा सा जगह बना के। इस कारण ये देखा गया कि इसमें डैमेज नहीं होता है ट्रांसपोर्ट के दौरान जी। ये डैमेज नहीं होता है, और डैमेज नहीं होता है तो नेचुरली जब जर्मिनेशन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है केन का, अगर डैमेज नहीं होता तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है जी। मैंने वैक्स बता दिया। इसके अलावा जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ऊपर देखा जाता है ये जैसे ये गन्ना है तो इसमें जैसे मैंने पिछले अपने रिकॉर्डिंग में बताया था कि गन्ने में यहाँ कभी कभी कान पैदा हो जाते हैं जी, कान जैसे होते हैं। तो ये आप रोम देख रहे हैं, ये जो बाल हैं ये दोनों सिरों पर होते हैं इसके। साथ ही आप देखेंगे कि दोनों किनारे एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं, नहीं तो कुछ में बहुत जैसा भाले जैसी एक रचना पैदा हो जाती है। जो नीचे वाला होता है उस पर ज़्यादा बढ़ी जाती है। इसमें थोड़ा सा पकने के साथ थोड़ा छोटा आएगा जी, लेकिन अभी इसमें नहीं है, जो कि 1-2 महीने बाद जब ये पत्तियाँ सूखने लगती हैं तो यही जो पोर्शन जो सूख रहा है ये पोर्शन थोड़ा सा फट के बड़ा हो जाता है हल्का सा, तो डेंटाइट टाइप का दांत जैसा होता है वैसे ही थोड़ा सा दिखाएगा। अदरवाइज दोनों किनारों पर कुछ नहीं होता, फ्लैट होता है। कुछ किस्मों में एकदम, जैसे अगर आप यहाँ की किस्म एक कोसा 96-268 देखेंगे तो उसमें बहुत लंबा सा एक भाले जैसी रचना होती है। ये है गन्ने के ऊपर भी आप देखेंगे कोई कलर नहीं आता है। ये जो पत्तियों में कुछ में आप देखेंगे लाल रंग की हो जाती है। तो ये गर्दन है, ये पत्ती का गर्दन है, ये वाला हिस्सा जो है ये इसमें हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का। तो किसान भाई इसको देख सकते हैं कि बड़े ही विस्तार से सर ने बताया कि चाहे वो बड हो या बड के किनारे जो विंग्स हैं उन या पत्तियों का जो फैलाव है आप इससे पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये टोटल वीडियो बन रहा है और ये वीडियो UPCSR शाहजहाँपुर के YouTube चैनल पर भी अपलोड होगा। आप वहां से देख करके भी आप इसको बेहतर, जो किसान भाई से नहीं जुड़े हैं, आप YouTube चैनल्स पे भी देख करके आप उसको सब्सक्राइब करके और अपडेट रह सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, तमाम क्वेश्चन ये भी है कि भविष्य में इसके वितरण की क्या, इसके बीज के वितरण की क्या योजना होगी, कहाँ से भविष्य में इसको, अभी चूँकि हाल में रिलीज हुई है तो आगे क्या इसकी। ऐसा है
कि मैंने अभी बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया जी। कि गन्ने का बीज बहुत भारी मात्रा में ज़रूरत होती है। अगर एक किस्म 86% एरिया में पहुंच गई है और जैसा कि अनुमान है लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो खेती है हमारी अगर रेड राट से प्रभावित हो रही है जी। तो इतनी बड़ी खेती के लिए एकाएक बीज उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता जी। तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसको जल्दी से जल्दी सिंगल बड से लेके और जो तरीके हैं बड चिप का तरीका है सिंगल बड का, इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी। मूलतः यह किस्म है लखनऊ सेंटर की जी। तो लखनऊ में इसका उत्पादन पहले से हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो किसान भाई लखनऊ स्थित जो केंद्र है गन्ने का भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वहाँ से संपर्क में रहें और वो लोग बताएंगे कि उनको कब और कितनी मात्रा में बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी। मेरा प्रयास और सुझाव ये होगा, किसी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी घबराहट में आने की ज़रूरत नहीं है। ये वैरायटी आई है तो पहुँचेगी भी फील्ड तक, और भी किस्में पहुँचेंगी क्योंकि ढेर सारी किस्में अब रिलीज होने के दरवाजे पर खड़ी हैं। ये आपके यहाँ पहुँचेंगी और कोशिश होगा कि जो आपके जिला गन्ना अधिकारी हैं जी, उनके द्वारा आपकी समितियों को उपलब्ध कराया जाए। समितियों में ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको मल्टीप्लाई किया जाए और साथ ही जो आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं जी, महिला सहायता समूह बने हैं, उनके थ्रू ये दिए जाएंगे ताकि ये सिंगल बड और बड चिप के माध्यम से ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई किया जा सके, ताकि 2 साल 3 साल के अंदर हर किसान के पास ये ना कि कोलक 14-201 बल्कि और भी किस्में उनके पास पहुंच सके जी। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी बार बार अपने व्यूअर्स से, अपने किसान भाइयों से, कि ये न देखें कि एक वैरायटी में कितना उनको उपज मिल रही है, बल्कि वो इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि आप कम से कम लागत में कितना उपज ले सकते हैं जी। क्योंकि आप एक बात नहीं भूलिए कि आपने जहां 1 रुपया ज़्यादा लगाया जिस पर आपको वापस में 2 रुपया नहीं मिल रहा है जी, तो आपको सलाह होगी कि आप वो रुपया लगाना बंद कर दें जी। क्योंकि बेहतर होगा आप अपना रुपया बचा लें, ज़्यादा इनपुट देकर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है उस पर हमें ध्यान दें, उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब ये आप जो मेरे बैकग्राउंड में किस्म देख रहे हैं कोलक 14-201, ये अभी इसमें 6 महीने की जो फसल थी तो इसको हार्वेस्ट किया गया तो ये करीब 810 कुंटल प्रति हेक्टेयर 6 महीने की फसल ने दिया था जी। सामान्य परिस्थिति में ये 100 कुंटल नॉर्मल अगर खेती आपकी होती है, आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर अगर आप 10 टन गोबर की खाद दे रहे हैं अपने खेत में लगातार, आपको ये 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में करीब 1000 कुंटल बड़े आराम से दे देगी, बहुत ही आराम से। और अगर ये किस्म आटम में लगाई गई है तो ये 1200 से 1400 क्विंटल पर हेक्टेयर देने की क्षमता रखती जी। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक बात और मुझे जो साथ में बताना है कि मैंने 6 साल 7 साल 8 साल इसके साथ काम करते हुए देखा कि इसमें बोरर नहीं लगते हैं। अच्छा। जो टॉप बोरर जो हमारी 0238 की बहुत बड़ी समस्या जी, जिसकी वजह से 0238 की जो मुख्य समस्याएं थी, पश्चिम में बहुत भारी मात्रा में इन पर पोक्का बोइंग आती है जी, और बाकी जगहों पर जहां पोक्का बोइंग नहीं आती वहां पर बोरर की बहुत बड़ी समस्या थी जी। लेकिन जब बाद में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल दवा आ गई तो बोरर पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, जिसके कारण ये वैरायटी को उगाने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इससे लागत तो बढ़ती है जी। तो ये किस्म मैंने देखा कि इसमें कभी भी एक इंटरनोड बोरर अगस्त के महीने में आता है और उसके लिए बहुत आराम से ये 100-150 रुपए के ट्राइको कार्ड मिलते हैं, उनको अगर लगा दें तो इंटरनोड बोरर को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी इसमें अगर कोई, जैसे मेरे पीछे जो आपको फसल दिख रही है, इसमें कोराजेन नहीं डाला गया था, जो कोराजेन किसान ये भाई बहुत बड़ी बात है क्योंकि 0238 के साथ ऐसा कहा जाए कि ये कंपलसरी हो जाता है कोराजेन डालना। हाँ। और ये फसल किसान भाई जो देख रहे हैं ये बिना कोराजेन डाले हुए है और अभी मुश्किल से 7 महीने की ये क्रॉप है। मुश्किल से 7 महीने की है, ये जाके जनवरी या फरवरी के अंत में मैच्योर होगी क्रॉप जी। और इसमें सबको फायदा है, केन प्रोड्यूसर को फ़ायदा है, उसको कम से कम 1000-1200 कुंटल पर हेक्टेयर की उपज प्राप्त हो सकती है। चीनी मिलों को ये फ़ायदा है कि वो शुरुआत में 11% के आसपास नवंबर के महीने से रिकवरी प्राप्त करते हुए करीब 14.5% तक की इससे रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं फरवरी के अंत में या मार्च तक जाते जाते। तो मिलर्स भी फायदे में रहेंगे, किसान भी फायदे में रहेंगे।
और बाकी विशेषताएं आपको बता दिया कि इसकी पेड़ी बहुत अच्छी होती है, गन्ना सीधा खड़ा रहता है। अगर आपने इसमें पानी लगा भी दिया तो जल्दी गिरने की संभावना नहीं रहती है। गन्ना तभी गिरेगा जब आप पानी लगाए हों और बहुत तेज हवाएं चल रही हों या पानी बरसा हो, तभी गन्ना गिर सकता है, लेकिन और किस्मों के अपेक्षा ये बहुत कम गिरेगा। तो आपको ये बहुत बड़ा लाभ। बहुत से प्रश्न सर आए हैं, लगभग सैकड़ों प्रश्न आए हुए हैं, और जो सारी वार्ता है मैं प्रश्न देख रहा हूं सभी लोगों के, और उन सारे प्रश्नों का जवाब इस वार्ता के अंतर्गत उनको मिल गया है। इस वार्ता के अंतर्गत जो प्रश्न नहीं थे वो मैंने आपसे सर पूछ करके इनको बता दिया है। एक किसान का प्रश्न है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और सभी किसानों को जोड़ दिया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी ये जो फेसबुक पेज है, हर मंगलवार को जो भी एक्टिविटी होती है हम आपको अपडेट करते हैं, और सारी जानकारी इसके माध्यम से आपको अनाउंस की जाती है, बता भी दी जाती है, बशर्ते आप इससे जुड़े रहें। और साथ ही साथ UPCSR शाहजहाँपुर का जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। सारी जानकारी आप उससे अपडेट होते रहेंगे और समय समय पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मेरा रिक्वेस्ट ये होगा एज ए निदेशक कि आप खुद भी ये जानकारी लीजिए इस चैनल से जुड़ के, और आपके जो किसान भाई को जानकारी नहीं मिल पाई हो उसको भी बताइए आप, और उसको भी जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। क्योंकि हम अब जो चालू करने वाले हैं वो बुआई से, खेत की तैयारी से लेके बुआई से लेके फसल के अंत तक जो जो प्रबंधन हम बताते हैं वो सारे प्रबंधन का आपको लाइव डेमो दिया जाएगा। और इससे आप हर एक जो कृषि की, गन्ना कृषि की जो भी तकनीक होती है उससे हर मंगलवार को लाभ उठाएंगे। तो आप खुद लाभ उठाइए, और आपके जो किसान भाई जागरूक नहीं हो पाए हैं या उनको पता नहीं चल पाया है उनको भी इस प्रोग्राम से जोड़ने का आप लोग प्रयास करिए, ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और हमको आपसे जानकारी मिल सके और हम आपको जानकारी मुहैया कर सकें। थैंक यू सर। लास्ट में हम एक चीज़ और, सर एक किस्म 14233 मध्य देर से पकने वाली उस दिन रिलीज हुई है, किसानों के लिए कितना उपयोगी है सर? थोड़ा सा इस पर, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश। अब इस पर थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि जब बात आती है तो कोई भी किसान भाई जो है उनकी भी मजबूरी है, पहले उनको पर्ची नहीं मिलती थी तो वो केवल अर्ली ही वैरायटी चाहते हैं जी। लेकिन मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि नवंबर के महीने में भी अर्ली वही किस्म होती है, वही किस्म जाके मई में भी अर्ली रहती है, क्योंकि जब सब तरफ 238 होगी तो वही नवंबर में भी आप क्रस करते हैं, वही जाके मार्च, अप्रैल, मई तक भी क्रस करते हैं। तो अर्ली मतलब शीघ्र होता है। तो इसका मतलब ये कि जनवरी तक जो किस्म की क्रसिंग हो जाती हो वो अर्ली है। उसके बाद अगर है तो सामान्य की भी कुछ अब अच्छी किस्में आ गई, उसमें सामान्य जो किस्में हैं उनमें भी चीनी उतनी है। बस किसान भाई को देखना पड़ेगा जो उनकी परिस्थितियों में अच्छी हो उसको लगावें। अगर जल भराव होता हो उनके यहाँ तो उनको कोलक 94-184 लगाना पड़ेगा। यहाँ से जो एक किस्म विकसित हुई है कोसा 10-239 लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 38 या 140201 मिल जाए तो यही सब जगह नहीं लगा देना है। इसको ऊपर के खेतों में लगाइए, जहाँ वाटर लॉग होती है वहाँ पर दूसरी किस्में लगाइए, तभी जाके आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी परिस्थितियों का। नहीं तो तकलीफ़ बढ़ती रहेगी। और अगर आपकी कोई, इन लोगों की कोई समस्या हो या सुझाव हो तो आपको ये लोग देते रहा करें फेसबुक पेज के माध्यम से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने गन्ना किस्मों के बारे में दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।